पटना में आज मुगल बादशाह औरंगजेब की जिंदगी के आखिरी दिनों की कहानी। अभिवादन स्वीकार करिए रेहान फदल का। सन 1680 की शुरुआत में औरंगजेब अपना मशहूर तख्ते ताऊस दिल्ली में छोड़कर दक्षिण की तरफ बढ़ गए और वहां से कभी दिल्ली वापस नहीं लौटे। आउड्री टशकी औरंगजेब की जीवनी औरंगजेब द मैन एंड द मिथ में लिखती हैं। शामियानों के साथ चलता हुआ शिविर, चलते हुए बाजार, बादशाह के कारवां के साथ चलते हुए अफसरों और नौकरों का पूरा हुजूम एक देखने लायक दृश्य होता था। औरंगजेब पुरानी मुगल परंपरा को निभा रहे थे, जिसके अनुसार राजधानी हमेशा बादशाह के साथ चलती है। लेकिन औरंगजेब दूसरे मुगल बादशाहों से इस मामले में अलग थे कि एक बार दक्षिण जाने के बाद वो दोबारा दिल्ली कभी नहीं लौटे। उनकी गैर मौजूदगी में दिल्ली एक भुतहा शहर जैसा हो गया था। लाल किले के कमरों में इतनी धूल बैठ गई थी कि किसी भी आगंतुक को वहां ले नहीं जाया जा सकता था। औरंगजेब ने अपनी जिंदगी का 60वां, 70वां और 80वां दशक दक्षिण में बिताया और ज्यादातर लड़ाइयों और घेराबंदियों का खुद नेतृत्व किया। औरंगजेब की सेना के एक हिंदू सिपाही भीमसेन सक्सेना ने फारसी में लिखी अपनी आत्मकथा तारीखे दिलकुशा में लिखा, मैंने इस दुनिया के लोगों को बहुत लालची पाया है, इस हद तक कि औरंगजेब आलमगीर जैसा बादशाह जिसके पास किसी चीज की कमी नहीं है, किलों को जीतने के लिए लालायित था। कुछ पत्थरों पर अधिकार जमाने की उसकी चाहत इतनी बड़ी थी कि वो इसके लिए खुद भाग दौड़ कर रहा था। औरंगजेब के शासन का आखिरी चरण उनके लिए खुशनुमा नहीं था। उनको लग गया था कि उनकी भारत पर मजबूती से शासन करने की इच्छा धूल में मिल गई थी। जदुनाथ सरकार अपनी किताब शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ औरंगजेब में लिखते हैं, औरंगजेब अपने बुढ़ापे में बहुत अकेलेपन के शिकार हो गए थे। एक एक कर उनके सभी नजदीकी साथी इस दुनिया से चल बसे थे। उनकी जवानी के सिर्फ एक साथी उनके वजीर असद खां ही जीवित थे। जब वो अपने दरबार में नजर दौड़ाते थे तो उन्हें हर तरफ युवा दरबारी, डरपोक चापलूस, जिम्मेदारी से डरने वाले, सच बताने की हिम्मत न करने वाले और एक दूसरे से जलन रखने वाले लोग ही दिखाई देते थे। औरंगजेब की मृत्यु के समय उनके 3 पुत्र जीवित थे। इससे पहले उनके 2 पुत्रों की मृत्यु हो चुकी थी। इनमें से किसी में भी भारत का बादशाह बनने का न तो बूता था और न ही क्षमता। 18वीं सदी के शुरू में लिखे एक पत्र में औरंगजेब ने अपने दूसरे बेटे मुअज्जम को कंदहार न जीत पाने के लिए आड़े हाथों लिया था। औरंगजेब ने लिखा था, एक नालायक बेटे से बेहतर है एक बेटी होना। उन्होंने अपने पत्र के अंत में अपने बेटे को लताड़ते हुए लिखा था, तुम इस दुनिया में अपने प्रतिद्वंदियों और खुदा को किस तरह अपना मुंह दिखाओगे। औरंगजेब को इस बात का अंदाजा नहीं था कि उनके बेटे में उनका वारिस बनने की क्षमता के न होने के लिए वो खुद जिम्मेदार थे। इतिहासकार मुनिस फारूकी ने अपनी किताब द प्रिंसेस ऑफ द मुगल एम्पायर में लिखा है कि किस तरह औरंगजेब ने शहजादों की निजी जिंदगी में दखल देकर उनकी स्वायत्तता को कमजोर किया था। ऑड्री टशकी लिखती हैं, सन 1700 आते आते औरंगजेब अपने पोतों को अपने बेटों पर तरजीह देने लगे थे। इससे उनकी स्थिति और कमजोर हुई थी। औरंगजेब कभी कभी तो अपने दरबारियों को अपने बेटों से ज्यादा महत्व देते थे। इसका सबसे बड़ा उदाहरण था जब उनके मुख्य वजीर असद खां और सैनिक कमांडर जुल्फकार खां ने उनके सबसे छोटे बेटे कामबख्श को गिरफ्तार किया था। कामबख्श का दोष ये था कि उन्होंने औरंगजेब की अनुमति के बिना मराठा राजा राम से संपर्क स्थापित करने की कोशिश की थी। औरंगजेब की अकेली साथी उनकी प्रौढ़ हो चली बेटी जीनतुन निसा और उनकी आखिरी पत्नी उदयपुरी थी। औरंगजेब की निजी जिंदगी अंधकारमय हो गई थी। उनकी बहू जयनज़ीब बानो का
मार्च 1705 में गुजरात में निधन हो गया था। उनके विद्रोही बेटे अकबर का भी सन 1704 में ईरान में देहावसान हो गया था। इससे पहले सन 1702 में उनकी कवियत्री बेटी ज़ेबुन्नसा भी चल बसी थी। इसके बाद औरंगजेब के भाई बहनों में अकेली जिंदा बची गौहर आरा का देहांत हो गया। औरंगजेब को इसका बहुत सदमा लगा। उसने कहा, शाहजहां के बच्चों में सिर्फ वो और मैं ही जीवित बचे थे। औरंगजेब के दुखों का यही अंत नहीं हुआ। सन 1706 में ही उनकी बेटी मेहरुन्निसा और दामाद इजीद बख्श का भी दिल्ली में निधन हो गया। औरंगजेब की मृत्यु से कुछ पहले उनके पोते और अकबर के बेटे बुलंद अख्तर ने भी इस दुनिया को अलविदा कह दिया। उनके 2 और पोतों की मौत हुई, लेकिन उनके दरबारियों ने ये खबर ये सोचकर उन्हें नहीं दी कि इससे उन्हें बहुत धक्का पहुंचेगा। इसके अलावा दक्षिण में उस दौरान पड़े सूखे ने भी औरंगजेब की मुसीबतें बढ़ा दी थी। औरंगजेब के ज़माने में भारत आए इटालियन यात्री निकोलाओ मनुची ने अपनी किताब स्टोरिया दो मोगोर में लिखा, दक्षिण में 1702 से 1704 के बीच बिल्कुल बारिश नहीं हुई। ऊपर से प्लेग की महामारी भी फैल गई। 2 सालों में करीब 20 लाख लोगों की मौत हो गई। भुखमरी से परेशान लोग 1/4 रुपए के बदले अपने बच्चे तक बेचने के लिए तैयार हो गए, लेकिन उनका भी कोई खरीदार नहीं था। आम लोगों को मरने के बाद मवेशियों की तरह दफनाया जाता। दफनाने से पहले यह देखने के लिए उनके कपड़ों की तलाशी ली जाती कि उनमें कुछ पैसे तो नहीं हैं। फिर उनके पैरों में रस्सी बांधकर लाश को खींचा जाता और किसी भी सामने पड़ने वाले गड्ढे में दफना दिया जाता। कई बार उससे फैली दुर्गंध से मुझे उल्टी आती। चारों तरफ इतनी मक्खियां होती कि शांति से खाना खाना भी नामुमकिन हो जाता। अपने आखिरी दिनों में औरंगजेब को अपने सबसे छोटे बेटे कामबख्श की मां उदयपुरी का सानिध्य बहुत पसंद था। अपनी मृत्युशैया से कामबख्श को लिखे पत्र में उन्होंने लिखा था कि उनकी बीमारी में उदयपुरी ने उनका साथ नहीं छोड़ा है, मृत्यु में भी वो उनके साथ जाएंगी। और हुआ भी यही। औरंगजेब की मृत्यु के कुछ महीनों के अंदर उदयपुरी ने भी 1707 में इस दुनिया को अलविदा कह दिया। आखिर में औरंगजेब ने अहमदनगर को अपना पड़ाव बनाया। स्टैनली लैंडपूल ने अपनी किताब औरंगजेब एंड द डिके ऑफ द मुगल एम्पायर में लिखा, औरंगजेब की लंबी अनुपस्थिति ने उत्तर में अव्यवस्था फैला दी। राजपूत खुले विद्रोह पर उतर आए। आगरा के पास जाट अपना सिर उठाने लगे और मुल्तान के आसपास सिख भी मुगल साम्राज्य को चुनौती देने लगे। मुगल सेना अपने आप को हतोत्साहित महसूस करने लगी। मराठों में भी मुगल सेना पर छिप छिप कर वार करने की हिम्मत आ गई। नौबत यहाँ तक आ गई कि मुगल इलाके से किसी के लिए बिना रक्षक दल के बाहर निकलना मुश्किल हो गया। औरंगजेब ने अपने सभी बेटों को इस डर से दूर भेज दिया कि कहीं वो उनका वही हश्र न करें जो उन्होंने अपने पिता का किया था। एक और इतिहासकार अब्राहम इराली ने अपनी किताब द मुगल थ्रोन द सागा ऑफ इंडियाज ग्रेट एम्परर्स में लिखा, औरंगजेब के शासन में क्षेत्रीय विस्तार ने मुगल शक्ति को बढ़ाने के बजाय कमजोर कर दिया। उनके शासन में साम्राज्य का फैलाव इतना हो गया कि उस पर शासन करना असंभव हो गया। साम्राज्य अपने ही बोझ के तले दबने लगा। यहां तक कि औरंगजेब ने खुद कहा, असमा अस्त हमा फसादे बाकी, यानी मेरे बाद अराजकता। इस सब के अलावा औरंगजेब के सामने सबसे बड़ा मसला था उनके उत्तराधिकारी का। मनुची ने लिखा, गद्दी के दावेदारों में बादशाह के बेटे थे जो खुद बुजुर्ग हो चले थे। फिर उसके बाद उनके पोतों का नंबर आता था जिनकी भी दाढ़ी सफ़ेद हो चली थी और उन्होंने 45 की उम्र पार कर ली थी। दावेदारों में औरंगजेब के पर पोते भी थे जिनकी उम्र 25 या 27 साल रही होगी। इनमें से सिर्फ एक ही औरंगजेब का उत्तराधिकारी हो सकता था। सत्ता के संघर्ष में बाकी लोगों को या तो अपने हाथ पैर कटवाने होते या अपनी जिंदगी से हाथ धोना पड़ता। ये उससे भी अधिक दुखद घटना हुई होती जो शाहजहां के शासन के अंत में
बादशाह के साथ हुई थी। सन 1705 में औरंगज़ेब ने मराठा किले वागिंडेरा पर जीत हासिल करने के बाद कृष्णा नदी के पास एक गांव में अपना शिविर लगाया ताकि उनके सैनिकों को कुछ आराम मिल सके। यहाँ पर औरंगज़ेब बीमार पड़ गए। उसी साल अक्टूबर में दिल्ली जाने के इरादे से वो अहमदनगर की तरफ बढ़े, लेकिन ये उनका आखिरी पड़ाव साबित हुआ। 14 जनवरी 1707 को 89 वर्षीय बादशाह एक बार फिर बीमार हो गए। कुछ दिनों में उनकी तबीयत ठीक हो गई और वो फिर से अपना दरबार लगाने लगे, लेकिन इस बार उन्हें अंदाज़ा हो गया कि अब उनके पास बहुत अधिक समय नहीं बचा है। उनके बेटे आज़म की बढ़ती अधीरता उन्हें परेशान कर रही थी। जदुनाथ सरकार लिखते हैं, 4 दिन बाद उन्होंने आज़म को मालवा का गवर्नर बनाकर भेज दिया, लेकिन चालाक शहजादे ने ये जानते हुए कि उनके पिता का अंत निकट है, जाने में बहुत जल्दबाजी नहीं दिखाई और कई जगहों पर रुकते हुए आगे बढ़े। अपने बेटे को भेजने के 4 दिन बाद बादशाह को तेज बुखार चढ़ा, लेकिन इसके बावजूद वो जिद करके दरबार में आए और उन्होंने उस हालत में भी रोज 5 वक्त की नमाज पढ़ी। अपने आखिरी समय में उन्होंने अपने बेटे को 2 पत्र लिखे, जिसमें उन्होंने कहा, मैं चाहता हूं कि तुम दोनों में सत्ता के लिए लड़ाई न हो, लेकिन फिर भी मैं देख पा रहा हूं कि मेरे जाने के बाद काफ़ी खून खराबा होगा। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वो तुम में अपनी प्रजा के लिए काम करने की इच्छा पैदा करे और शासन करने की क्षमता पैदा करे। 3 मार्च 1707 को औरंगज़ेब अपने शयन कक्ष से बाहर निकले। जदुनाथ सरकार लिखते हैं, औरंगज़ेब ने सुबह की नमाज पढ़ी और अपनी तस्बीह के दाने गिनने लगे। धीरे धीरे उन पर बेहोशी छाने लगी और उनको सांस लेना दूभर होने लगा, लेकिन शरीर कमज़ोर होने के बावजूद उनकी उंगलियों से तस्बीह के दाने नहीं छूटे। उनकी दिली इच्छा थी कि जुमे का दिन उनकी जिंदगी का आखिरी दिन हो। आखिर में उनकी ये इच्छा भी पूरी हुई। मरने से पहले औरंगज़ेब ने वसीयत की थी कि उनके शव को नज़दीक की एक जगह पर बिना किसी ताबूत के गाड़ा जाए। औरंगज़ेब की मौत के 2 दिन बाद उनका बेटा आज़म वहां पहुंचा। शोक मनाने और अपनी बहन ज़ीनतुन निसा बेगम को दिलासा देने के बाद वो अपने पिता के पार्थिव शरीर को थोड़ी दूर लेकर गए। उसके बाद औरंगज़ेब के शव को दौलताबाद के पास खुल्दाबाद में सूफी संत शेख ज़ैनुद्दीन की कब्र के बगल में दफनाया गया। हालांकि औरंगज़ेब 89 वर्ष की आयु तक जीवित रहे, लेकिन उनके शरीर के सभी अंग आखिर तक काम करते रहे। जदुनाथ सरकार ने लिखा, औरंगज़ेब की याददाश्त गजब की थी। वो एक बार किसी का चेहरा देखने के बाद कभी भूलते नहीं थे। यही नहीं, उनको लोगों का कहा गया एक एक शब्द याद रहता था। अंतिम समय में उनको एक कान से कुछ कम सुनाई देने लगा था और उनके दाहिने पैर में भी कुछ दिक्कत हो गई थी, जिसकी वजह से उनकी चाल में थोड़ी लड़खड़ाहट आ गई थी। हालांकि औरंगज़ेब ने शाह आलम उर्फ मुअज़्ज़म को अपना उत्तराधिकारी बनाया था, जो उस समय पंजाब का गवर्नर था, लेकिन चूंकि आज़म शाह औरंगज़ेब की मौत के तुरंत बाद वहां पहुंच गया, उसने अपने आप को बादशाह घोषित कर दिया। उसने फिर आगरा कूच किया ताकि उसकी बादशाहत को विधिवत मान्यता मिल सके। मनुची लिखते हैं, उधर शाह आलम ने भी अपने पिता के निधन का समाचार सुन आगरा की तरफ कूच किया। वो अपने भाई आज़म से पहले आगरा पहुंच गया, जहां के लोगों ने उसका जोरदार स्वागत किया। जाजऊ में दोनों भाइयों की सेनाओं के बीच भिड़ंत हुई। इसी जगह पर सालों पहले औरंगज़ेब और उसके भाई दारा शिकोह के बीच युद्ध हुआ था। इस लड़ाई में शाह आलम की जीत हुई और अगले दिन 20 जून को उसने बहादुर शाह प्रथम के नए नाम के साथ अपने पिता की गद्दी संभाली। हारे हुए आज़म शाह ने अपने भाई शाह आलम के हाथ आने से पहले एक कटार से आत्महत्या कर ली। बहादुर शाह की भी औरंगज़ेब की मौत के 5 साल बाद सन 1712 में मौत हो गई। सन 1712 से 1719 के 7 सालों के बीच एक के बाद एक 4 मुगल बादशाह
भारत की गद्दी पर बैठे, जबकि पिछले 150 सालों में सिर्फ 4 मुगल बादशाहों ने भारत पर राज किया था। धीरे धीरे मुगल वंश का पुराना रुतबा जाता रहा। जदुनाथ सरकार लिखते हैं, अपनी तमाम उपलब्धियों के बावजूद औरंगजेब राजनीतिक रूप से असफल बादशाह था। औरंगजेब के समय में हिंदू पूजा स्थलों को नुकसान पहुंचाया गया और हिंदू जनता पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ डाला गया। उनके शासन ने उसे हिंदुओं से दूर कर दिया। हिंदुओं के बौद्धिक, संगठनात्मक और आर्थिक पतन ने उस साम्राज्य को कमजोर किया जिसकी आबादी का वो 2/3 हिस्सा थे। रेहान फजल, BBC, दिल्ली।